तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पालमपुर में खेती के बारे में। हमने जाना था कि पालमपुर गांव के लोग दो प्रकार से खेती करते हैं, अर्थात खेती में दो प्रकार की विधियों को काम में लेते हैं। एक तो है बहुविध फसल प्रणाली और एक है आधुनिक कृषि विधि। बहुविध फसल प्रणाली के अंतर्गत वो वर्ष में कई फसलें बोते हैं और जिससे उत्पादन बहुत अधिक हो पाता है। और इसी प्रकार आधुनिक कृषि विधि के अंतर्गत आधुनिक मशीनें, यंत्र, औजार, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, उन्नत किस्म के बीज, बिजली, सिंचाई आदि का प्रयोग करके भी वो अपनी उपज को काफ़ी बढ़ा पाते हैं। तो ये था पालमपुर में खेती के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पालमपुर में जो किसान हैं उनको भूमि का वितरण किस प्रकार से हुआ है। तो आइए देखते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब पालमपुर के नज़रिए से हम इन चारों उत्पादन के साधनों को पढ़ेंगे कि पालमपुर में इन साधनों का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले आता है भूमि, जिस पर कि क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो वो भूमि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वो साधन पालमपुर के गांवों द्वारा किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। तो आइए देखते हैं। बच्चों पालमपुर में 450 परिवार हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे। तो इसमें से जो 1/3 परिवार अर्थात 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए भूमि ही नहीं है। ऐसे किसानों को हम भूमिहीन किसान भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो 240 परिवार हैं उनके पास भूमि तो है, लेकिन वो 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो कि कृषि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद कितने परिवार बचे? 60 परिवार। उन 60 परिवार के पास भूमि है और वो भी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर तक की भूमि भी है। आइए देखें इस डायग्राम के द्वारा। बड़ा सुंदर सा डायग्राम है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट भी हो जाएगा कि कितने परिवार हैं? 450। 450 का 1/3 अर्थात 150 परिवार भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है खेती करने के लिए। इसके बाद 240 परिवार उनके पास भूमि है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, और 60 परिवार उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक। तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए? 450 परिवार। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि खेती के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि पर ही खेती की जाती है, हवा में तो खेती नहीं की जाती। तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। पालमपुर में सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। यहाँ 1/3 अर्थात 450 में से 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है। और वो लोग अधिकतर कौन से हैं? दलित। हमने बात की थी ना कि दलित परिवार हैं लगभग 1/3, जो कि फूस के मकान में रहते हैं और गांव के एक कोने में रहते हैं। तो वे ही दलित परिवार हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। इसके बाद है 240 परिवार के पास भूमि तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, जिससे पर्याप्त आमदनी नहीं होती। आमदनी कैसे होगी? क्योंकि 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उपज कैसी होती है? बहुत कम हो पाती है, इसीलिए उनको आमदनी भी नहीं होती। शेष जो 60 परिवार हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा भूमि है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 3 तरीके के पार्ट्स में बट गए। कौन? पालमपुर के लोग। एक तो वो लोग जिनके पास भूमि है ही नहीं, एक वो लोग जिनके पास भूमि है लेकिन कम है, और तीसरे वो लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, अर्थात औरों के कंपैरिजन में बहुत अधिक भूमि है। इसको हम एक दूसरे डायग्राम के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि जिनके पास कम भूमि है अर्थात 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो तो होते हैं छोटे या सीमांत किसान, और जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि अर्थात 2 हेक्टेयर से ज़्यादा या 10 हेक्टेयर तक भी भूमि है, वो होते हैं बड़े या मझोले किसान। तो यहाँ ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो भूमि है उन लोगों के बीच वितरित है। तो ये जो है वो है 55.4, ये कृषि क्षेत्र है 55.4%, और ये कृषि क्षेत्र है 44.6%। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है उसके 55.4% का कृषि क्षेत्र और
55.6%। ये जो डार्क पार्ट है वो तो हो गया 55.4 और जो लाइट पार्ट है वो हो गया 44.6%। अब ये कृषकों की संख्या कैसे है कि जो 55.4% कृषि क्षेत्र है वो किसके पास है, ये 15% लोगों के पास, ये है 15% और ये है 85%। कहने का मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र का 55.4% इन 15% लोगों के पास है और जो 44.6% क्षेत्र है कृषि का भूमि है वो उन 85% लोगों के पास है। और ये जो डार्क पार्ट वाले लोग हैं वो तो कौन से हैं, बड़े और मझोले किसान, और ये जो लाइट पार्ट वाले हैं वो हैं छोटे और सीमांत किसान। कुछ समझ में आया? मतलब ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि जो कम ज़्यादा भूमि है वो तो कम लोगों के पास है और जो कम भूमि है वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। तो इस प्रकार से भूमि का कैसा वितरण है, असमान वितरण है। आ रहा है बच्चों समझ में? ये डार्क पार्ट, ये लाइट, इधर ये लाइट और ये डार्क। यहाँ पर जो ज़्यादा है अर्थात डार्क पार्ट, वो यहाँ पर कम डार्क पार्ट, अर्थात 55.4% लोगों के जो कृषि भाग है वो 15% लोगों के पास है और जो 44.6 भाग है, प्रतिशत भाग है, वो 85% लोगों के पास है। ये डायग्राम बता रहा है और इसको हम एक दूसरे डायग्राम के द्वारा पालमपुर गांव में भी देख सकते हैं कि ये पालमपुर गांव की क्या है, भूमि है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि देखो ये कितना बड़ा प्लॉट है, ये कितना बड़ा है, दिख रहा है ना, ये प्लॉट्स कितने हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि ये देख पा रहे हो आप कितना छोटा सा प्लॉट है। ये बीच में ये थोड़े से 2 हेक्टर से ज़्यादा का है, ये 10 हेक्टर से भी ज़्यादा के हैं। तो इसी प्रकार से ये दिखाया जा रहा है इस डायग्राम के द्वारा कि पालमपुर में आप ये जो छोटे प्लॉट्स देख रहे हैं वो तो क्या हैं, बहुत कम है और बहुत छोटे छोटे हैं, और ये जो बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भूमि पर फैले हुए हैं लेकिन कम लोगों के पास है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी है और आप इसको बुक में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बताता है कि पालमपुर में भूमि का वितरण किस प्रकार से असमान है। जो बड़े प्लॉट हैं, बड़े मतलब अर्थात 10 हेक्टर तक, 2 हेक्टर से ज़्यादा के, वो तो बहुत कम लोगों के पास हैं, और ये छोटे छोटे जो हैं अर्थात जो 2 हेक्टर से कम के प्लॉट हैं, वो प्लॉट्स मतलब जो हमारी कृषि भूमि है वो बहुत ज़्यादा किसानों के पास है। और वो कौन से किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान। और ये जो बड़े प्लॉट्स वाले हैं वो हैं बड़े और मझोले किसान। ठीक है बच्चों, अब आगे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। ये है हमारा गोविंद, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि पालमपुर में क्या है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे और सीमांत किसान के पास 2 हेक्टर से कम का प्लॉट है। तो ऐसा क्यों हो पाता है वो पढ़ेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। ये हमारी कहानी है गोविंद की कहानी। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें गोविंद की कहानी, अर्थात हम तो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में कहानी कहाँ से आ गई? तो बच्चों कहानी के माध्यम से ही हम हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो हम बताया जा रहा है आपको, उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं गोविंद की कहानी। तो गोविंद है वो एक किसान है और उसके पास भूमि है 2.25 हेक्टर, अर्थात 2 हेक्टर से तो ज़्यादा भूमि है उसके पास। तो इसका मतलब वो कौन सा किसान हो गया, बड़ा किसान हो गया। लेकिन अब क्या होता है आगे देखते हैं। उसके 3 बेटे हैं। गोविंद के कितने बेटे हैं? 3 बेटे। अब गोविंद अपना गुजारा कैसे करता है? भाई परिवार तो उसका बड़ा है ना, तो वो खेती पे भूमि, जो उसकी भूमि है उस पर खेती कर लेता है। इसके अलावा उसके पास एक भैंस भी है, उससे वो दूध वगैरह निकाल के उसका काम चल जाता है। अब हो जाती है गोविंद की मृत्यु। गोविंद का क्या हो जाता है? मर जाता है। मरने के बाद जो उसका 2.25 हेक्टर का खेत है, कितने हेक्टर का है ये? 2.25 हेक्टर का, वो उसके 3 बेटों में बराबर बट जाता है। बटेगा ना, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में यही होता है कि मृत्यु के बाद जो पिता है उसकी जायदाद पर किसका हक होता है? उसके पुत्र का, और वो भी कैसा? बराबर। अब उनके पास तो कोई और साधन नहीं थे, तो जो पिता की भूमि है वो तीनों पुत्र को मिल जाती है। और वो कितनी कितनी मिलती है? 3 पार्ट्स में बट गया, तो उन तीनों को 0.75 और 0.75 हेक्टर ज़मीन मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो गोविंद का खेत है वो 3 पार्ट्स में बट जाता है और उनके पुत्रों के पास और भी कम ज़मीन रह जाती है। और भी कम मतलब उसके पास तीसरा हिस्सा आएगा ना एक के पास,
तो उसमें कि उनको क्या करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। और उसमें वो यदि वो आधुनिक कृषि यंत्र लगा दें या फिर बहुविध फसल प्रणाली अपना दें, फिर भी उनकी उपज इतनी नहीं हो पाती, उनकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके लिए उन्हें अपने साल में और भी काम का तलाश करना पड़ता है। तो ये जो कहानी थी गोविंद की, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? बच्चों, इस कहानी से ये समझ में आया कि पालमपुर में गोविंद जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनके पास जो ज़मीन है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों में यदि वो आधुनिक कृषि विधि को भी अपना लेते हैं तो उनका पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता, उनकी पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती, जिनसे उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। और वो कैसे रह जाते हैं? वो लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो ये जो हमने पालमपुर में भूमि का वितरण पढ़ा, तो उससे आपको क्या समझ में आया? उससे बच्चों 3 चीज़ समझ में आई कि पालमपुर में जो भूमि है वो कुछ लोगों के पास तो है ही नहीं, और कुछ लोगों के पास भूमि है वो पर्याप्त नहीं है, और कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है। इस प्रकार पालमपुर में भूमि का वितरण कैसा है? असमान। यदि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि पालमपुर में भूमि का वितरण कैसा है और किस प्रकार से है, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो यही ये प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं कि पालमपुर में भूमि असमान रूप से वितरित है। कुछ लोगों के पास तो भूमि ही नहीं है, कुछ के पास कम भूमि है और कुछ के पास बहुत अधिक भूमि है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना? हमने जाना पालमपुर में भूमि का वितरण कि क्या है कि कुछ लोग अर्थात 450 परिवार में से 150 परिवार के पास तो भूमि ही नहीं है, 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और 60 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा अर्थात 10 हेक्टेयर तक भी भूमि है। इस प्रकार पालमपुर में भूमि का वितरण कैसा है? असमान, जिसको हमने कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा। तो अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम उत्पादन का साधन, कौन से अगला उत्पादन का साधन? श्रम, कि पालमपुर में श्रम की व्यवस्था किस प्रकार होती है उसे हम जानेंगे। तब तक के लिए आप ये जो भूमि का वितरण है इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, उसको पढ़ते रहिए, उसको याद करते रहिए और समझते भी रहिए। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में यदि क्वेश्चन आएगा तो समझ के ही तो आंसर लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।